हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल बायोटेक विजन में। तो 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मानव में मादा जनन तंत्र यानी लेक्चर नंबर 5। ठीक है, तो हमने क्यों पढ़ेंगे हम मानव में मादा जनन तंत्र। हमने नर जनन तंत्र पढ़ चुके हैं, अच्छे तरीके से पढ़े हैं, विस्तृत रूप से पढ़े हैं और इनके बारे में हम एक एक चीज़ों के बारे में डिफाइन करे हैं, चित्र के साथ समझाएं। ठीक है, अब उसी तरीके से हम मानव में मादा जनन तंत्र या स्त्री जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे स्त्री जनन तंत्र के बारे में? क्योंकि हम जानते हैं कि मानव में जो लैंगिक जनन करते हैं जो जीव, यानी मानव लैंगिक जनन करने वाला जीव होता है और इनमें दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। एक होता है नर, दूसरा मादा। नर में बनता है नर युग्मक और जो नर युग्मक बना रहा है उनमें कुछ अंग होता है और वह अंग हम किस में पढ़ते हैं? नर जनन तंत्र में। और मादा में मादा युग्मक बन रहा है और वह मादा युग्मक कौन सा अंग बना रहा है? तो वह मादा जनन तंत्र बना रहा है। तो मादा युग्मक बनाने के लिए हम मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे ताकि हमें पता चल सके कौन सा मादा युग्मक कौन सा अंग बना रहा है, किस हार्मोन के कारण बन रहा है। ठीक है, और उसका लोकेशन के साथ, चित्र के साथ समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है ये मानव जनन। ठीक है, मानव जनन यानी भाग नंबर 5। ठीक है, भाग 5 अध्याय 3 है ये। हमारा कक्षा 12वीं की है। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इन लेक्चर में हम पढ़ेंगे मानव में मादा जनन तंत्र। ठीक है, मादा जनन तंत्र या इसी को बोलते हैं स्त्री जनन तंत्र। ठीक है, स्त्री जनन तंत्र। ये मानव में मादा जनन तंत्र या स्त्री जनन तंत्र क्या होता है, इसके बारे में हम पूरी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, डीप के साथ पढ़ेंगे और सोच समझ के पढ़ेंगे, चित्र के साथ समझेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि मानव में मादा जनन, इसमें आ रहा है मादा और जनन, यानी मादाओं में जनन के लिए जो हमारा युग्मक बन रहा है वो कौन सा अंग बना रहा है। ठीक है, मादाओं में। और आ रहा है तंत्र। तंत्र का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन, यानी कुछ अंग ऐसे हैं जो सभी अंग मिलकर, ठीक है, सभी अंग मिलकर एक ही कार्य को करने में संपन्न कर हो रहे हैं। जैसे हमारा मादा जनन तंत्र है, उनमें हमारा कुछ अंडाशय है, अंडाशय में बन रहे हैं मादा युग्मक और अंडाशय में कुछ हार्मोन उत्प्रेरित कर रहे हैं वो मादा युग्मक बनने के लिए। तो ये सभी क्रियाएं एक ही, मतलब मादा जनन तंत्र में ही सभी अंग एक ही कार्य को करने में संपन्न कर रहे हैं, वो है मादा युग्मक को बढ़ाना, वो भी किस उत्प्रेरक के रूप में? हार्मोन के उत्प्रेरक के रूप में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन यानी तंत्र है, यानी सभी अंग मिलकर जो एक ही जैसे काम को करें उसे बोलते हैं तंत्र। ठीक है, तो देखें कि मादा जनन तंत्र हमारा मुख्य रूप से 3 भागों में इसे हम डिफाइन कर सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, पहला इसमें हमारा आता है, इसमें हमारा पहला आता है प्राथमिक लैंगिक अंग या मुख्य लैंगिक अंग। ठीक है, जिस तरह हम नर जनन तंत्र में पढ़े थे उसी तरह मादा जनन तंत्र में पढ़ेंगे। प्राथमिक लैंगिक अंग और या इसी को बोलते हैं मुख्य लैंगिक अंग। मुख्य लैंगिक अंग। और हमारा ये आता है दूसरा द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग या इसी को हम बोलते हैं द्वितीय लैंगिक अंग या इसी को हम बोलते हैं सहायक लैंगिक अंग। क्या बोलते हैं? सहायक लैंगिक अंग। सहायक लैंगिक अंग। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है बाह्य जननेंद्रिय। क्या आता है? बाह्य जननेंद्रिय। बाह्य जननेंद्रिय। ठीक है, तो ये हमारा प्राथमिक लैंगिक अंग या मुख्य लैंगिक अंग। हम नर में क्या पढ़े थे? किसे बोलते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग या मुख्य लैंगिक अंग? प्राथमिक लैंगिक अंग या मुख्य लैंगिक अंग उन्हें बोलते हैं जिनमें युग्मक का निर्माण हो रहा हो। अगर मादा में युग्मक का निर्माण हो रहा है तो उसे बोलेंगे मादा युग्मक।
ठीक है, यानी वो मादा युग्मक मादा जनन तंत्र के अंतर्गत आएगा। अगर वो नर में युग्मक बन रहा है तो वो बोलेंगे नर युग्मक, और नर युग्मक यह हमारा नर जनन तंत्र के अंतर्गत आएगा। तो प्राथमिक लैंगिक अंग में जो हमारा आता है यह अंडाशय आता है, और नर की बात करें तो हमारा आता है वृषण। क्यों वृषण और अंडाशय आ रहा है प्राथमिक लैंगिक अंग? क्योंकि इन वृषण और अंडाशय में ही, वृषण में हमारा नर युग्मक बन रहा है और मादा में के अंडाशय में मादा युग्मक बन रहा है। ठीक है, और क्यों प्राथमिक ही इसे रखते हैं, द्वितीयक क्यों नहीं रखते? क्योंकि प्राथमिक हमारा आता है युग्मक निर्माण हो रहा है और दूसरा हार्मोन का रिलीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जनन में बहुत ही आवश्यक होते हैं। और द्वितीयक लैंगिक अंग जो है ये हमारा सहायता करते हैं, जनन में सहायता करते हैं। कुछ नली होती हैं, कुछ अंडाणु या शुक्राणु आपस में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो प्रेरित करती हैं नलिकाएं, वो हमारे आते हैं द्वितीय लैंगिक अंग या सहायक लैंगिक अंग में। ये सिर्फ सहायता करती हैं। और बाह्य जननेंद्र में हमारा नर युग्मक की बात करें, नर जनन तंत्र की बात करें तो हमारा बाह्य जननेंद्र हमारा जो बाहर से अंग दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम बाहर से देख सकते हैं, या फीमेल हो या मेल हो, दोनों की बात बराबर होती है बाह्य जननेंद्र में। ठीक है, तो प्राथमिक लैंगिक अंग में मादाओं में बात करें तो हमारा इसमें आता है अंडाशय। ठीक है, अंडाशय आता है, ये है हमारा अंडाशय। अंडाशय या इसे बोलते हैं ओवरी। ठीक है, अब द्वितीयक लैंगिक अंग या सहायक लैंगिक अंग, इसमें हमारा दो भाग होते हैं, दो उपभाग होते हैं। ठीक है, दो उपभाग होते हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो भाग इसमें आता है सहायक नलिकाएं, क्योंकि कुछ नलिका के माध्यम से सहायता कर रही हैं जनन में, सहायक नलिकाएं। और इस दूसरा आता है सहायक ग्रंथिकाएं, कुछ ग्रंथियां हैं जो सहायता कर रही हैं जनन में। ठीक है, सहायक ग्रंथिकाएं, सहायक ग्रंथिकाएं। ठीक है, ये तो सहायक नलिकाएं हम देखें कौन कौन सी नली है जो हमारा जनन के लिए बहुत ही उपयोगी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं जनन के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारा आता है, इसमें आता है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी या डिम्ब वाहिनी इसे बोलते हैं। अंडवाहिनी, डिम्ब वाहिनी या फैलोपियन नलिका, सब एक ही नाम है, वो भी किसका? सहायक नलिका में अंडवाहिनी का। डिम्ब वाहिनी या फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका। अब हमारा इसके बाद आता है गर्भाशय या बच्चादानी, गर्भाशय या इसी को बोलते हैं बच्चादानी। ठीक है, और जो हमारा तीसरा आता है सहायक नलिका में, इसे बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा। और इसके बाद हमारा आता है योनि। ये जो हमारा चार नलिकाएं दिख रही है पूरी तरीके से ये सहायक नलिकाएं में आती हैं। और सहायक ग्रंथिकाएं में अगर हम बात करें तो सहायक ग्रंथिकाएं में हमारी आती है स्तन ग्रंथियां। ठीक है, स्तन ग्रंथियां, ये हमारा स्तन ग्रंथियां हो गई। और दूसरा आता है इसमें हमारा बार्थोलिन ग्रंथियां, बार्थोलिन ग्रंथियां। और बाह्य जननेंद्र में हमारा आता है भग, जिसे बोलते हैं भग। ठीक है, भग बोलते हैं अवलवा। बाह्य जननेंद्र में हमारा एक ही आता है भग। भग यानी जो मादाओं में या नर में जो बाहर से अंग दिखाई दे उन्हें पूरी सम्मिलित रूप से बोलते हैं भग यानी वल्वा। ठीक है, तो ये हमारा है मादा जनन तंत्र में हम 3 भागों में डिफाइन कर दिए हैं। पहला इसमें आता है प्राथमिक लैंगिक अंग या मुख्य लैंगिक अंग, इसमें हमारा आता है अंडाशय जो एक होता है, एक जोड़ा होता है। और दूसरा आता है द्वितीयक लैंगिक अंग या सहायक लैंगिक अंग। यह हमारा 2 उपभाग में बटे हैं। सहायक नलिकाएं हैं, कुछ नलिकाएं हैं जो मदद कर रही हैं किसमें जनन में, या दूसरा है सहायक ग्रंथिकाएं। और सहायक नलिकाएं की बात करें तो हमारा आता है अंडवाहिनी या डिम्बवाहिनी या फैलोपियन नलिका। दूसरा आता है गर्भाशय बच्चादानी। तीसरा है गर्भाशय ग्रीवा और चौथा है ओवरी। और सहायक ग्रंथिकाएं की बात करें तो हमारा आता है स्तन ग्रंथियां और बार्थोलिन ग्रंथियां। और बाह्य जननेंद्र में हमारा आता है भग। ठीक है, हम क्यों बोल रहे हैं प्राथमिक लैंगिक अंग को ही अंडाशय? क्योंकि अंडाशय क्या कर रही है हमारा कुछ ये
कुछ युग्मक का निर्माण करती हैं। युग्मक कौन सा? मादा युग्मक। अगर मादा की बात करें, अगर नर है तो नर युग्मक, ठीक है, नर युग्मक या मादा युग्मक हम बोलते हैं अंडाणु, ठीक है। और क्यों बोलते हैं? और कुछ हार्मोन का स्राव करती है, कुछ हार्मोन, जैसे कुछ हार्मोन में आता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन, ये अब हम पूरी एक ही बार में हम पूरे सीक्वेंस के रूप में देख लेते हैं सभी को। अब पता चल गया कौन सा हमारा प्राथमिक लैंगिक अंग है, कौन सा सहायक नलिकाएं हैं, कौन सा सहायक ग्रंथिकाएं हैं, कौन सा बाह्य इंद्रिय है, पूरी तरीके से समझ गए हैं। अब हम पूरा एक ही तरीके से हम लिख देंगे एक ही बार में, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद हम एक एक करके पूरी अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे। जैसे हमने बताया, इसमें आता है एक जोड़ी अंडाशय, ठीक है, एक जोड़ी अंडाशय। दूसरा आता है एक जोड़ी अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी या फैलोपियन नलिका। अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी या फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका। और जो हमारा तीसरा आता है, इसे बोलते हैं गर्भाशय या बच्चादानी। और जो चौथा आता है, इसे बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा। पांचवा आता है इसमें योनि। छठवां आता है स्तन ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां। और सातवां आता है बार्थोलिन ग्रंथियां, बार्थोलिन ग्रंथियां। ये जो हमारा पूरा जो नाम है, ये हमारा मादा जनन तंत्र का ही पूरा नाम है। जैसे हमारा आता है मादा जनन तंत्र में क्या क्या अंग, क्या क्या नलिकाएं, क्या क्या ग्रंथिकाएं, क्या क्या हमारा बाह्य जननेंद्रिय, सब हम एक ही बार में लिख दिए हैं। जैसे हमारा आता है अंडाशय, और दूसरा है अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी या फैलोपियन नलिका। और इसके बाद आता है गर्भाशय या बच्चादानी। और चौथा है गर्भाशय ग्रीवा। पांचवा योनि। छठवां स्तन ग्रंथिया। और सातवां है बार्थोलिन ग्रंथिया। अब हम पढ़ेंगे अंडाशय। अंडाशय के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है अंडाशय, कहाँ पाया जाता है, और इसका आकार प्रकार सब देखेंगे। अंडाशय, इसे बोलते हैं ओवरी। अंडाशय या ओवरी। पहले हम बात करें कि अंडाशय यह मादाओं का प्राथमिक लैंगिक अंग या मुख्य लैंगिक अंग है, क्योंकि इसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है और यह कुछ हार्मोन का स्राव करती है। और यह अंडाशय हमारा श्रोणि भित्ति से किससे जुड़ा होता है? श्रोणि भित्ति से हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है, और गर्भाशय से अंडाशय स्नायु के द्वारा जुड़ा होता है। और यह कहाँ पाया जाता है? यह हमारा एब्डोमिनल कैविटी के नीचे दोनों तरफ पाया जाता है, और यह अंडवाहिनी के दोनों तरफ जो अंडवाहिनी है उनके पीछे पाया जाता है। अगर इनकी साइज़ की बात करें तो इनका जो आकार होता है, लंबाई में बात करें तो लंबाई में 2 से 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में हम बात करेंगे तो 2 सेंटीमीटर, और मोटाई 1 सेंटीमीटर होता है, इतना होता है। और इनका बात करें कैसा रहता है, तो यह हमारा बादाम के आकार के समान यह अंडाशय होता है। तो लिख लेते हैं, लिखेंगे हम अंडाशय। अंडाशय क्या है? मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है। मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है, प्राथमिक लैंगिक अंग है, ठीक। और क्या लिखेंगे कि अंडाशय का आकार, अंडाशय कहाँ पाया जाता है? तो यह
यह कहाँ पाया जाता है? श्रोणि भित्ति के नीचे, श्रोणि भित्ति के नीचे, ठीक है, दोनों तरफ पाया जाता है। ठीक है, अंडाशय श्रोणि भित्ति के नीचे दोनों तरफ पाया जाता है। और अंडाशय गर्भाशय से किससे जुड़ा होता है? गर्भाशय से अंडाशयी स्नायु के द्वारा जुड़ा होता है। अंडाशयी स्नायु के द्वारा जुड़ा होता है, ये। और अगर बात करें कि अंडाशय का आकार कैसा होता है, तो अंडाशय का आकार, ठीक है, इसका आकार की बात करें, तो आकार इसका रहता है नाशपाती के आकार जैसा, तो नाशपाती नहीं, बादाम के आकार जैसा, बादाम के आकार जैसा। ठीक है, और इसका लंबाई की बात करें, ठीक है, अंडाशय की लंबाई की बात करें, तो लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई इसका होता है 2 सेंटीमीटर। और मोटाई की बात करें तो यह मोटाई होता है 1 सेंटीमीटर। ये जो हमारा अंडाशय से मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है, और इनसे कुछ हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है, स्राव होता है। इसलिए बोलते हैं मादाओं में अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग। तो इतना जो हम पॉइंट लिखे हैं, या आप लोग नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने ज्ञान के लिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अंडाशय का अनुप्रस्थ, कि अंडाशय अंदर से कैसा दिखता है, अंडाशय में कौन कौन से कोशिका बनती हैं, कैसे अंडाशय से अंडाणु बनता है, कौन सी कोशिका बना रही है, ठीक है, कितने स्तर हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। कौन से हार्मोन बन रहे हैं, कौन से कोशिका हार्मोन बना रही हैं, ठीक है, इनको देखने वाले हैं। तो अब देखेंगे अंडाशय का अनुप्रस्थ काट। अगर अंडाशय को हम काट के देखें तो कैसा इसका आकार दिखाई देगा, इसके अंदर कैसा कैसा कोशिकाएं रहेंगी और क्या काम करेंगी, इनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो अंडाशय का अनुप्रस्थ काट, अंडाशय का अनुप्रस्थ काट, या हम बोलते हैं अंडाशय का सूक्ष्मदर्शी संरचना, अंडाशय का सूक्ष्मदर्शी संरचना, क्योंकि अंडाशय हम बता दिए हैं कितना लंबा होता है। अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर। अब बताइए सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखेंगे क्या इनको अनुप्रस्थ काट तो करेंगे ही, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख पाएंगे, क्योंकि इतना छोटा है कि हम देख पाएंगे, लेकिन इसके अंदर की जो होने वाले सभी कार्य है उनको नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो हम बात करें तो अंडाशय का आकार बादाम के आकार जैसा होता है, और अंडाशय कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ बनाते हैं बीच में, इस तरीके से कुछ अंडाशय होता है। ये होता है, और आप लोग कहेंगे कि ये क्या है, ये हम अंडाशय बना रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करें अंडाशय। यह अंडाशय हमारा उधर गुहा के नीचे दोनों तरफ होता है, और यह अंडवाहिनी के पीछे होता है।
तो अंडाशय चारों ओर से एक आवरण से घिरा होता है। इस आवरण को हम बोलते हैं जननिक उपकला। जननिक उपकला या जर्मिनल एपिथेलियम, जननिक उपकला। ठीक है। और इन अंडाशय के जननिक उपकला के ठीक नीचे एक और आवरण पाया जाता है जो सघन संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इन ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो अंडाशय का जो दूसरा स्तर है, यह क्या करता है, इन ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंडाशय के अंदर जितने भी खाली भाग हैं, उनमें जितने भी द्रव भरे हैं, उनका क्या करता है, सुरक्षा करता है। जैसे इन अंडाशय के जो समस्त ऊतकी भाग हैं, यह समस्त ऊतकी भाग को हम बोलते हैं अंडाशयी पीठिका यानी ओवेरियन स्ट्रोमा। इन पूरे अंडाशयी ऊतक को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अंडाशयी स्ट्रोमा, अंडाशयी स्ट्रोमा, अंडाशयी स्ट्रोमा। ठीक है, अंडाशय स्ट्रोमा बोलते हैं। इन अंडाशय स्ट्रोमा में हमारा कुछ तरल होते हैं। जैसे इन अंडाशय स्ट्रोमा में हमारा पाए जाते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं, इनमें पाए जाते हैं हमारा रक्त कोशिकाएं, क्या पाए जाते हैं, रक्त कोशिकाएं, लसिका कोशिकाएं, लसिका कोशिकाएं, तंत्रिका तंतु, तंत्रिका तंतु, और क्या पाए जाते हैं, लसिका, तंत्रिका तंतु, कोलेजन, कोलेजन, इलास्टिन, इलास्टिक रेशे, इलास्टिक रेशे, ये सभी क्या पाए जाते हैं अंडाशय स्ट्रोमा यानी ओवेरियन स्ट्रोमा के अंदर पाए जाते हैं। इसे बोलते हैं अंडाशय पीठिका। ठीक है, अंडाशय स्ट्रोमा के अंदर पाए जाते हैं। और यह अंडाशय स्ट्रोमा हमारा दो भागों में बटा होता है। कौन कौन से दो भागों में बटा होता है, यह अंडाशय स्ट्रोमा हमारा दो भागों में बटा होता है। पहला जो भाग है इसे हम बोलते हैं, पहला जो भाग है, पहला भाग को बोलते हैं परिधि वलकुट, परिधि वलकुट। और दूसरा आता है इसमें आंतरिक मध्यांश, आंतरिक मध्यांश। ठीक है, परिधि वलकुट यानी पेरिफेरल कॉर्टेक्स, आंतरिक मध्यांश यानी इंटरनल मेडुला। तो परिधि वलकुट क्या होता है, जो अंडाशय का जो ये हमारा जो किनारे का भाग है, ये हमारा पूरा परिधि है। ठीक है, ये पूरा परिधि है। और यह जो आंतरिक मध्यांश है या जो बीच का भाग है, उसे बोलते हैं आंतरिक मध्यांश यानी इंटरनल मेडुला। इंटरनल मेडुला में हमारा क्या पाया जाता है, हमारा रक्त केशिकाएं पाए जाते हैं, तंत्रिका तंतु पाया जाता है, और कुछ वेंस एंड आर्टरी पाया जाता है यानी शिरा और धमनी पाई जाती हैं, जो ब्लड को ले जाती हैं, ले आती हैं। ठीक है, और पोषण भी लाती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इन अंडाशय, अंडाशय स्ट्रोमा, अंडाशय स्ट्रोमा हमारा कुछ आगे चलकर फॉलिकल का निर्माण करती हैं। अंडाशय के, अंडाशय स्ट्रोमा यानी पीठिका के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे गोलाकार अंडाशय फॉलिकल का निर्माण होता है। कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से कुछ गोलाकार अंडाशय फॉलिकल का निर्माण होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, अंडाशयी पीठिका, अंडाशयी पीठिका, अंडाशय पीठिका बोलते हैं यानी ओवेरियन फॉलिकल बोलते हैं। अंडाशय स्ट्रोमा के अंदर कुछ गोलाकार संरचना पाई जाती हैं, जिसे बोलते हैं अंडाशय पीठिका यानी ओवेरियन फॉलिकल। ये ओवेरियन फॉलिकल क्या करती हैं, ओवेरियन फॉलिकल हमारा वृद्धि करके बनाती है
प्राइमरी फोलिकल यानी प्राथमिक पुटक क्या बनाती हैं, प्राथमिक पुटक बनाती हैं। और यह प्राथमिक पुटक हम लिख देते हैं प्राथमिक पुटक, प्राथमिक पुटक। प्राथमिक पुटक को वृद्ध करके क्या बनाती हैं, द्वितीयक पुटक। क्या बनाती हैं, द्वितीयक पुटक। यह बनाती है हमारा द्वितीयक पुटक। इसे क्या बोलते हैं, द्वितीयक पुटक। द्वितीयक पुटक वृद्धि करके बनाती हैं तृतीयक पुटक। क्या बनाती हैं, तृतीयक पुटक। ठीक है, तृतीयक पुटक, तृतीयक पुटक। अब यह तृतीयक पुटक से हमारा चतुर्थ पुटक नहीं बनता, इनसे बनता है परिपक्व। क्या बनता है, परिपक्व ग्राफीन पुटक। यानी जो अंडाशय पिटिका से जो पुटक बनता है, यानी जो हमारा फोलिकल बनता है और फोलिकल जो परिपक्व हो जाता है तो उसे बोलते हैं ग्राफीन पुटक। यानी परिपक्व हुए अंडाशय पुटक को क्या बोलते हैं, परिपक्व हुए अंडाशय पुटक को हम बोलते हैं ग्राफीन पुटक। ठीक है, ग्राफीन पुटक। ये हमारा है ग्राफीन पुटक। ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्राफियन पुटक। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन पुटक। यानी ग्राफीन फोलिकल जो क्या होता है, परिपक्व होता है, परिपक्व होता है, परिपक्व होता है। ठीक है, और यह ग्राफीन पुटक क्या करता है, ग्राफीन पुटक के अंदर हमारा होता है अंडकोशिका। और जैसे ये अंडकोशिका इसमें जो विकसित हो रही होती हैं तो हमारा कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं जो अग्रपीयूष ग्रंथि से हमारा FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो क्या करती हैं, इन ग्राफीन पुटक के नियंत्रण में अंडाणु को वृद्धि करती हैं और उनको क्या करती हैं, कुछ हार्मोन रिलीज करवाती हैं। जैसे हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करवाती हैं। और यह ग्राफीन पुटक जब बनता है तो अगर हम बात करें एक अंडाशय में कितना होता है फोलिकल, तो एक अंडाशय की बात करें तो हमारा एक अंडाशय में फोलिकल होता है, एक अंडाशय में जो फोलिकल होता है वो हमारा होता है 60 से 80 हजार, वो भी किसमें, एक अंडाणु में। ठीक है, अगर दोनों अंडाणु की बात करें तो 1,20,000, 1,20,000 से कितना, 1,80,000, 1,20,000 से 1,60,000 तक, इतना हमारा हो जाएगा दोनों को मिला देंगे। ठीक है, ये सिंगल के लिए सिंगल, ये क्या होगा मल्टीपल, डबल देते हैं। ठीक है, डबल ओवरिंग के लिए। ठीक है, तो ये जो ग्राफीन पुटक है जैसे मैच्योर हो जाती हैं फोलिकल्स यानी अंडाशय पुटक से जैसे ग्राफीन पुटक बनती हैं तो हमारा ये बाकी जो है 1,20,000 से 1,60,000 सब नष्ट होकर कितना बच जाती हैं, परिपक्व होने पर हमारा फोलिकल बच जाती हैं कितना, 400 से 500 फोलिकल, 400 से 500 पुटक बच जाते हैं शेष। ठीक है, और यह 400 से 500 पुटक क्या करती हैं, प्रत्येक 28 दिन पर मासिक धर्म के दौरान एक ग्राफीन पुटक से अंडाणु उत्सर्जित होते हैं जिसे बोलते हैं मासिक धर्म। ठीक है, और यह मासिक धर्म हमारा कब तक चलता है, कितने वर्ष तक चलता है, यह 50 वर्ष तक लगभग बंद हो जाता है यानी मीनोपॉज हो जाता है। लेकिन पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में उनका जो शुक्राणु बनता है वो हमारे साथ जीवन पर्यंत कह सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा कोई किताब में लिखा नहीं कि इतने साल तक उनमें बनता है, नहीं, पुरुषों में तो बनता ही रहता है, लेकिन ये महिलाओं में 50 वर्ष तक ही अंडाणु बनता है। ठीक है, तो हमारा ग्राफीन पुटक के अंदर ये जो हमारा है इसे हम क्या बोलते हैं, ये ग्राफीन पुटक के अंदर हमारा जो होता है इसे बोलते हैं अंड कोशिका। इसे हम क्या बोलते हैं, अंड कोशिका। यहाँ पर लिख देते हैं, समझिएगा, अंड कोशिका, अंड कोशिका। और अंड कोशिका क्या करती हैं, ये हमारा अंड कोशिका क्या करती हैं, ये जो अंडाशय है ये अंडाशय के सतह पर आकर क्या करती हैं, अंडाशय के सतह पर आकर यह फट जाती हैं, अंडाशय के ऐसे सतह पे आती हैं और फट जाती हैं।
अंडाशय के सतह पर आती हैं और फट जाती हैं, और फट जाती हैं, और फट कर क्या करती हैं, ये अंडाशय से जो ग्राफीन पुटक ग्राफीन पुटक फट जाती है और इनसे अंडाणु बाहर निकल जाता है। इनसे अंडाणु क्या करता है, बाहर निकल जाता है। और ग्राफीन पुटक से अंडाणु का अंडाशय की सतह पर आकर फटकर देहगुहा में आना क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। यानी ये अंडाणु निकल गया, अंडाणु निकल गया यानी अंडोत्सर्ग हो गया, अंडोत्सर्ग हो गया, समझ आया। अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन हो गया, ठीक है। यानी ग्राफीन पुटक से अंडाणु का बाहर आना क्या हो गया, अंडोत्सर्ग यानी अंडाणु ग्राफीन पुटक से बाहर आ गया। और जब बाहर आ जाता है तो इसमें क्या बढ़ जाता है, ये जो हमारा फटी हुई जो हमारा ग्राफीन पुटक है इसमें ब्लड भर जाता है। ये ब्लड भर गया, देखिए अब हम बना दे रहे हैं संरचना, ये ब्लड भर गया, ये ब्लड भर गया। अब ब्लड भरे हुए संरचना को हम क्या बोलते हैं, ब्लड भरे हुए संरचना को हम कहेंगे कार्पस हीमोरैजिकम, कार्पस हीमोरैजिकम, हीमोरैजिकम, कार्पस हीमोरैजिकम, ठीक है। और ये जो पुटक की जो समस्त कोशिकाएं हैं इन जमी हुई ब्लड के थक्के में घुल जाती हैं। यानी जो ब्लड है वह पुटक की कोशिकाएं इन ब्लड में मिलकर हमारा क्या करती हैं, मिक्स होकर घुल जाती हैं, जिसे बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम कहलाती हैं, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और यह कार्पस ल्यूटियम एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करने लगता है, जिससे हमारा दो हार्मोन स्रावित होते हैं। एक हमारा होता है एस्ट्रोजन, इसको हम मिटा देते हैं, शायद ऐसे रहने दीजिए, यानी एस्ट्रोजन, और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करने लगती है। कौन, कार्पस ल्यूटियम एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करने लगती है, और उनके कार्य करने के यंत्र में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करती है। कौन करती है, कार्पस ल्यूटियम करती हैं। और कार्पस ल्यूटियम कुछ समय के बाद स्राव करना बंद कर देती हैं, जिसे हम बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। क्या बोलते हैं, कार्पस एल्बिकेंस, कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं, ठीक है। इन कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं, ठीक है। यानी हम समझ गए हैं कि ग्राफीन पुटक में हमारा क्या बनता है, अंडाणु बनता है। और अंडाणु क्या करता है, इन अंडाशय की सतह पर आकर फट जाता है, फटकर अंडाशय से ग्राफीन पुटक से अंडाणु बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं अंडोत्सर्ग। और जैसे ही ये बाहर निकलता है तो हमारे जो कोशिका है यानी ग्राफीन पुटक की कोशिका, इसमें ब्लड भर जाता है, और ब्लड भरी कोशिका बोलते हैं कार्पस हीमोरैजिकम। कार्पस हीमोरैजिकम में हमारा ये पुटक की समस्त कोशिकाएं घुल जाती हैं, जिसे बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम एक अंतःस्रावी अस्थायी रूप से कार्य करने लगता है, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करने लगती है, और कुछ हार्मोन का स्राव भी करने लगती है, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और यह कुछ समय बाद जैसे स्राव करना बंद कर देती है, जिसे अब इसे बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस, ठीक है। तो ये जो पूरा इतना भाग है, हम ये जो पूरा जो ये हमारा फूल जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इन सभी को हम बोलते हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, फूल जैसी जो एक साइड का भाग, इसे बोलते हैं परिधि वलकुट, परिधि वलकुट, ठीक है, परिधि वलकुट। और जो बीच का जो पोर्शन है उसे बोलते हैं मध्यांश, यानी मेडुला, ठीक है, मध्यांश, ठीक है। इन मध्यांश में क्या होता है, हमारा कुछ ये वेंस आर्टरी आई रहती हैं, कुछ इस तरीके से वेंस और आर्टरी आई रहती हैं, जो हमारे अंडाणु तक पहुंचती हैं, यानी ब्लड का स्राव करती हैं, ब्लड भी इसमें पहुंचता है, पोषण भी पहुंचता है। इस तरीके से रहता है हमारा, क्या रहता है, अंडाणु रहता है, ठीक है। ये हमारा पूरा क्या है, एक अंडाणु का संरचना है। उम्मीद है आप लोगों को ये अंडाणु का सुंदर सी संरचना समझ में आया है, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अंडवाहिनी या डिम्बवाहिनी या फैलोपियन नलिका
गर्भाशय, योनि, गर्भाशय ग्रीवा, इन सभी को देखेंगे। ठीक है, इन सभी को देखेंगे। यानी हम बनाएंगे मादा जनन तंत्र के, मादा जनन तंत्र का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, मादा जनन तंत्र का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, कुछ इस तरीके से रहता है। कुछ इस तरीके से रहता है, मादा जनन तंत्र का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, ये है क्या, मादा जनन तंत्र का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ठीक है, ये आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, यानी इस चित्र को आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये हमारा होता है अंडाशय, ये क्या है हमारा अंडाशय। ठीक है, ये भी हमारा क्या है अंडाशय। ये इस तरीके से संरचना और आगे रहती है इस तरीके से। ठीक है, और इन अंडाशय में हमारा होता है अंडाणु। क्या रहता है, अंडाणु यानी मादा युग्मक। ठीक है, कुछ इस तरीके से और भी इसमें रहता है। और जो ये हमारा भाग होता है इस तरीके से, ये इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं, इन संरचना को बोलते हैं, इनको पूरा बोलेंगे गर्भाशय गुहा। गर्भाशय गुहा। ठीक है, ऐसे हम क्या बोलते हैं, इससे हम बोलेंगे इन पूरे भाग को हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे भाग को क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी या डिम्बवाहिनी फैलोपियन नलिका। हम लिख देते हैं सिर्फ अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। ठीक है, अंडवाहिनी बोलते हैं। ठीक है, अंडवाहिनी बोलते हैं। अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं। पहला कौन कौन से भाग, पहला होता है इन्फंडिबुलम यानी कीपक, दूसरा होता है तुम्बिका, तुम्बिका। अंडवाहिनी के हमारा 3 भाग होते हैं, पहला कीपक, तुम्बिका, दूसरा, तीसरा संकीर्णपथ, संकीर्णपथ, संकीर्णपथ यानी स्थमस। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा अंडाशय है, ये हमारा क्या है अंडाशय है। ठीक है, ये हमारा क्या है गर्भाशय है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि गर्भाशय, गर्भाशय मादाओं में सिर्फ एक होता है। ऐसा कि है नहीं कि हर मादाओं में 1 से 2 या 3 से 4 गर्भाशय हैं, नहीं, हर मादा में एक ही गर्भाशय होता है। ठीक है, और इन गर्भाशय में क्या होता है, शिशु पल रहा होता है, यानी शिशु इसी में विकसित होता है, और विकसित हो जाता है तो 9 मंथ के बाद कोई डिलीवरी होता है, प्रसव होता है, प्रसव के माध्यम से यह जन्म के में बाहर आता है। ठीक है, तो अभी हम बताएंगे कि गर्भाशय मादा में एक होता है और यह इसे बच्चादानी भी कहते हैं, और गर्भाशय का आकार उल्टा रखी गई नाशपाती के समान होता है। ठीक है, और गर्भाशय का लंबाई देखें तो गर्भाशय की लंबाई, इसका लंबाई देखें, गर्भाशय की लंबाई, तो लंबाई इसका 7.5 सेमी,
7.5 सेंटीमीटर। और इनका लंबाई की बात इनके चौड़ाई की बात करें, तो चौड़ाई इनका है हमारा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और मोटाई 3 सेंटीमीटर होता है। मोटाई कितना? 3 सेंटीमीटर होता है। किसका? गर्भाशय का। ठीक है। और अंडवाहिनी की लंबाई कितनी होती है? अंडवाहिनी की जो लंबाई होती है, अंडवाहिनी की जो लंबाई होती है, अंडवाहिनी की लंबाई हमारा होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम देखेंगे कि अंडवाहिनी, ठीक है, कि अंडाशय या अंडाशय के अंदर होता है अंडाणु यानी माध्यमिक। अंडाशय के जो पास स्थित अंडवाहिनी है, पूरा क्या है ये? अंडवाहिनी का भाग है। यानी अंडाशय के जो पास स्थित, जो पास में है अंडवाहिनी का भाग, उसे बोलते हैं कीपक। जो कीप का कारक होता है सॉरी, कीपक यानी इन्फेंटिबुलम। ठीक है, कीपक। और कीपक के किनारे अंगुली के समान, ये इस तरीके से अंगुली के समान है। अंगुली के समान कुछ ये प्रक्षेप यानी कुछ सदृश दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं झालर। और झालर क्या करता है? झालर जैसे अंडाशय से अंडाणु निकलता है, तो यह झालर उनको संग्रहित करने का कार्य करता है। यानी अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रहित करने का कार्य कौन करता है? झालर। ठीक है। और कीपक का कार्य होता है, ठीक है, जो अंडाशय के पास स्थित होता है, अंडवाहिनी का भाग है। और कीपक आगे एक चौड़े भाग में खुलता है, जिसे बोलते हैं एम्पुला। और एम्पुला क्या करता है? यह कीपक और आगे एक संरचना आएगी स्थमस, इनको जोड़ने का काम करता है। यानी कीपक एक आगे चौड़े भाग में खुलता है, अंडवाहिनी का चौड़े भाग में खुलता है, जिसे बोलते हैं एम्पुला। और एम्पुला के आगे एक संरचना होती है, जिसे बोलते हैं संकीर्ण पथ। इसे हम क्या बोलते हैं? संकीर्ण पथ। इसे हम क्या बोलते हैं? संकीर्ण पथ। ठीक है, संकीर्ण पथ और एम्पुला के बीच का जो स्थान होता है, उसे बोलते हैं संकीर्ण पथ जंक्शन। क्या बोलते हैं? संकीर्ण पथ जंक्शन। ठीक है, संकीर्ण पथ जंक्शन। ठीक है, ये तो अब हम देखेंगे, ये तो हमारा अंडवाहिनी का भाग हो गया, ये अंडवाहिनी का पूरा भाग हो गया। ठीक है, कि अंडाशय पहले कहाँ जाता है? अंडाशय से अंडाणु निकलता है, पहले झालर में जाता है, झालर से कीपक के आगे एक एम्पुला के चौड़े अंडवाहिनी भाग में पहुंचा देता है। और यह अंडाणु ऐसे ऐसे जाते जाते संकीर्ण पथ में जाता है। ठीक है, संकीर्ण पथ और एम्पुला के बीच का भाग संकीर्ण पथ जंक्शन कहलाता है। ठीक है, और संकीर्ण पथ जंक्शन पे ही हमारा अंडाणु और जो बाहर से नरयुग्मक यानी शुक्राणु आते हैं, उनका निषेचन होता है संकीर्ण पथ जंक्शन पे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये अंडवाहिनी कुछ हाथ पैर तो है नहीं कि ये कैसे यहाँ से यहाँ चली जा रही है। अंडाणु क्योंकि अचल होती है। तो हम बात करें इसमें अंडवाहिनी के अंदर एक सिलिया लगी होती है, जो पछमा भी होती है। ये सिलिया ऐसे 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 से मूव कराती है, जैसे अंडाणु निकलती है अंडाशय से, तो झालर के माध्यम से संग्रहित की जाती है और कीपक के माध्यम से आगे पहुँचती है। तो इस तरीके से इस तरीके से ये हमारा अंडवाहिनी के अंदर कुछ सिलिया लगी होती हैं, कुछ रोए के समान पतली पतली एक पछमाविका होती हैं, जो क्या करती है? ये अंडाणु, मान लीजिए अंडाणु निकला, तो अंडाणु को क्या करती हैं? ऐसे मूव कराती हैं। ऐसे जब मूव कराएंगी तो आगे चलेगा, ऐसे मूव कराएंगी तो आगे चलेगा, ऐसे मूव कराएंगी तो आगे चलेगा। यानी ये सिलिया क्या करती हैं? पछमाविकी सिलिया क्या करती हैं? ये अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय की ओर ढकेलती हैं। ठीक है, और ढकेल कर कहाँ तक पहुँचा देती हैं? या संकीर्ण पथ जंक्शन पे, और शुक्राणु और अंडाणु इसी पे निषेचन होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे? गर्भाशय पे। ठीक है, गर्भाशय जिसे बच्चेदानी भी कहते हैं। गर्भाशय का जो बाहरी भाग होता है, गर्भाशय में हम बोल सकते हैं 3 स्तर होते हैं। पहला जो बाहरी भाग होता है उसे बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, जो बाहरी भाग होता है इसे बोलते हैं परिगर्भाशय। परिगर्भाशय।
परिगर्भाशय, परिगर्भाशय। और जो मध्य का भाग होता है उसे बोलते हैं गर्भाशय गर्भाशय मध्य स्तर, गर्भाशय मध्य स्तर। और जो अंदर का भाग होता है इसे बोलते हैं गर्भाशय अंतस्तर, गर्भाशय अंतस्तर। ठीक है। परिगर्भाशय जो होता है यह झिल्ली में होता है। क्या होता है? झिल्ली में होता है। और यह क्या करता है? गर्भाशय की परतों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। और गर्भाशय मध्य स्तर होता है, यह हमारा चिकनी पेशी होता है, चिकनी मोटी पेशी युक्त होता है, मोटी पेशी युक्त। ठीक है। और जो गर्भाशय अंतस्तर होता है यह क्या करता है? यह संकुचन का काम करता है। गर्भाशय अंतस्तर ये चिकनी मोटी पेशी स्तर होता है ना। और गर्भाशय अंतस्तर एक ग्रंथि संरचना होती है, ग्रंथि संरचना होती है, ग्रंथि संरचना होती है। ठीक है। गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं। गर्भाशय पहला जो बाहर स्तर है उसे बोलते हैं परिगर्भाशय। और गर्भाशय के जो मध्य का भाग होता है उसे बोलते हैं गर्भाशय मध्य स्तर, यानी ये चिकनी मोटी पेशी युक्त होता है। गर्भाशय अंतस्तर यानी ग्रंथि संरचना होती है। और गर्भाशय ये पूरा गर्भाशय गुहा है। और गर्भाशय एक पतली नली द्वारा कहाँ खुलती है? योनि में खुलती है। यानी जो गर्भाशय का जो अंत भाग होता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रीवा, ग्रीवा। और कौन सा ग्रीवा? गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है, क्योंकि गर्भाशय से आ रही है ना, गर्भाशय ग्रीवा। और गर्भाशय ग्रीवा के अंदर एक पतली नली होती है, यानी गर्भाशय ग्रीवा की जो गुहा मतलब खाली भाग, गर्भाशय ग्रीवा की जो पतली नली का जो गुहा होता है इसे बोलते हैं ग्रीवा नाल, ग्रीवा नाल। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्रीवा नाल बोलते हैं। और ग्रीवा नाल बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है? योनि होता है, योनि होता है। ग्रीवा नाल और प्लस योनि मिलकर क्या बनाता है? जन्म नाल बनाता है, जन्म नाल यानी बर्थ कैनाल बनाता है। ठीक है, जन्म नाल। और जन्म नाल से हमारा क्या होता है? प्रसव बाहर निकलता है, प्रसव, पार्चुरेशन। ठीक है, ये हमारा है पूरा अंड मादा जनतंत्र का स्ट्रक्चर। ठीक है। तो क्या होता है? परिगर्भाशय यह झिल्ली में युक्त होता है अगर स्तर की बात करें। ठीक है। गर्भाशय मध्य स्तर यह चिकनी मोटी पेशी युक्त होता है। जैसे प्रसव जो बाहर निकलता है तो क्या करता है? यह संकुचित होता है, यानी संकुचित होता है। यह शिशु यह गर्भाशय ग्रीवा के रास्ते से ग्रीवा नाल और योनि जन्म नाल के माध्यम से बाहर निकले। ठीक है। और गर्भाशय अंतर स्तर क्या होता है? गर्भाशय अंत स्तर जब मासिक धर्म होता है तो अंडाणु का शुक्राणु से निषेचन नहीं होता है, तो यह अंडाणु आकर गर्भाशय के अंत स्तर पर आकर नष्ट हो जाती है और एक ब्लड के रूप में यह बाहर निकलता रहता है और गर्भाशय का अंत स्तर क्या होती है? नष्ट हो जाती है। ठीक है। बस उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा ये भी। ठीक है। हाँ, और एक हमारा आता है इसमें एक और आता है बार्थोलिन ग्रंथि। ठीक है। बार्थोलिन ग्रंथि क्या होता है? तो बार्थोलिन ग्रंथि हम बता दें कि बार्थोलिन ग्रंथि यह एक छोटी ग्रंथि होती है, जो छोटी ग्रंथि होती है जो योनि के अग्रभाग पर होता है। यह योनि है ना, यहीं कहीं पर होता है, योनि के अग्रभाग पर होता है, अग्रभाग पर होता है। क्या होती है? हमारा बार्थोलिन ग्रंथि होती है, बार्थोलिन ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथि। बार्थोलिन ग्रंथि का काम क्या है? बार्थोलिन ग्रंथि यह एक नर के बल्ब ग्रंथि के समान होती है और यह बहुत ही छोटी ग्रंथि है। क्या है? छोटी ग्रंथि है। यह क्या है? यह छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है, छोटी ग्रंथि होती है। और इनका काम क्या है? यह एक तरल का स्राव करती है। किसका स्राव करती है? तरल का स्राव करती हैं। और तरल का स्राव करती है तो इनसे कौन सा तरल का स्राव होता है? क्षारी तरल का स्राव करती हैं। जो क्या करते हैं? क्षारी तरल यह मादा जनन तंत्र में जो मादा जनन मार्ग है उनको चिकना बनाती हैं। ठीक है, ये। और हम बात करें कि योनि क्या है? योनि हमारा मैथुनांक अंग है, यानी कोपुलेटरी आर्गन है जो बहुत ही सेंसिटिव होता है, यानी संवेदनशील होता है। और योनि रजस्राव, ठीक है, रजस्राव
पार्चुरेशन के रूप में यह पेशी की तरह कार्य करती है। ठीक है। और योनि क्या करती है, यह पुरुष के शिश्न के द्वारा वीर्य को ग्रहण करती है। ये योनि क्या करती है, पुरुष के शिश्न के द्वारा वीर्य को ग्रहण करती है। ठीक है। ये और अंडवाहिनी का अगर हम बात करें, अंडवाहिनी का काम क्या है, अंडवाहिनी का काम यह अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रहित करने का काम करती है और दूसरा निषेचन का काम करती हैं। ठीक है। और योनि की हम बात करें तो योनि के जो छिद्र होता है, यह छिद्र होता है योनि के छिद्र पर हमारा एक झिल्ली होता है, एक झिल्ली होता है जिसे बोलते हैं योनि छद्म, योनि छद्म या इसी बोलते हैं हाइमन, हाइमन बोलते हैं। योनि छद्म होता है। कुछ महिलाओं में यह सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान सेक्सुअल डिजायर या संभोग की जो क्रिया होती है वो उस समय के बाद यह योनि के छिद्र फट जाते हैं। लेकिन कुछ और भी कारण हो सकते हैं फटने के, जैसे तेज साइकिल चलाना है या खेल कूद के समय या क्या बोलते हैं धक्के लगने से या गिर जाने से ये फट सकता है। ठीक है। तो ये ऐसा बात नहीं है कि महिलाओं में यह होना या ना होना कुछ जीवन का अस्थि सूचित माना जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है। यह रहे तो भी सही है, ना रहे तो भी सही है। ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि महिलाओं में योनि छद्म का होना है या ना होना है, स्त्री के कौमार यानी वर्जिनिटी या यौन का वास्तविक सूचक नहीं माना जाता। ठीक है। तो बस ये अब हम इतना ही करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसमें इसी मादा और जननतंत्र से संबंधित है हमारा बाह्य जननेंद्रिय और स्तन ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आया है। अगर समझ में आया या आपने हमारे वीडियो से कुछ सीखा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में इसी से संबंधित टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।